हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक कहता है सभी बच्चों का विकास एक सी गति से होता है। उसका कहने का मतलब है एक समान गति से सभी बच्चों का विकास होता है, जबकि ये जो शिक्षक है ये पूर्णतः गलत कह रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो वैयक्तिक भिन्नता होती है उसी पर हमारा जो विकास है ना वो वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करता है। और हर बच्चा, हमने बताया, अपने आप में विशिष्ट होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वह अलग गति से विकसित होता है। सबकी अपनी अपनी अलग गति होती है। कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई स्लो ग्रो करता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे सीटेट में ना क्या होता है, एक सी पूछ देते हैं। एक सी पहला तो कीवर्ड यही हो गया। ठीक है, कीवर्ड कीवर्ड की बात करें। और एक और होता है हमेशा। ठीक, दूसरा है मतलब जैसे इस तरीके के जो असत्य असत्य लिखा हो, ये हमेशा निगेटिव वर्ड होते हैं। इनको ध्यान में रखना होता है। ये हमेशा निगेटिव के लिए ही पूछ रहे होते हैं। ठीक है, इनका आंसर हमेशा निगेटिव में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, यदि कोई बच्चा समस्या का समाधान अचानक कर ले तो यह किस प्रकार का अधिगम है? अगर अचानक, कीवर्ड अगर हम देखें, कीवर्ड की बात करें, हम अलग से कीवर्ड पे चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्नों के साथ साथ ही कीवर्ड को देखते चल रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड की अगर बात करें, जैसे अचानक लिखा है, एकदम लिखा है, ठीक है, या लिखा है झट से, तो ये इस तरीके का जो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो अचानक उसको क्या कहते हैं, अचानक से उसको एक समाधान मिला, झट से मिला, एकदम से मिला, या अंतर्दृष्टि, तो ये अंतर्दृष्टिगत अधिगम के अंतर्गत आता है। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किसने सिद्धांत दिया था? यह कोहलर ने दिया था। किसने? कोहलर ने। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? अब मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो हमें पता है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, हमने ट्रिक बताई थी ना। सबने से संवेदी यानी सेंसर मोटर स्टेज, और सबने पूरी, तो ये हो गई सेकंड पूरी वाली पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त कौन से स्थान पे आ जाती है? थर्ड। ये हमारी तीसरी स्टेज होती है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। ये हमारी तीसरी स्टेज होती है। और इसका क्या होता है? ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों की, है ना। इसको इसमें रखा गया है किसके अकॉर्डिंग? प्याजे के। प्याजे जो थे वो, इन्होंने ही ये जो 4 जो है अवस्थाएं दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये 4 स्टेज इन्होंने दी है, जिसको हम याद रख सकते हैं। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, आपकी से औपचारिक, सबने से संवेदीगामक, पूरी से मूर्त संक्रियात्मक, और मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक, इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें कहा है कि नहीं, नॉट पूछा है यानी निगेटिव आंसर पूछ रहा है, तो संरक्षण की अवधारणा तो थी, तर्कपूर्ण चिंतन भी इसके अंतर्गत आता है, अमूर्त चिंतन इसके अंतर्गत नहीं आता है। बच्चा इसमें क्या करता है कि तर्क करने लगता है, लेकिन वस्तुओं को देखकर, मूर्त चीजों को देखकर या कंक्रीट वस्तुओं को देखकर वो चिंतन करने लगता है। लेकिन अमूर्त चिंतन हमारा ये हो जाता है 4th स्टेज में, जो हमारी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक बच्चा केवल इनाम मिलने पर ही पढ़ता है। अभी उसको इनाम दो या कुछ भी गिफ्ट दो तो ही वो पढ़ेगा, नहीं तो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें प्रेरणा पूछी जा रही है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था, प्रेरणा 2 प्रकार की होती है ना। प्रेरणा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक क्या होती है? जो स्वयं की इच्छा से बच्चा करे, तो वो तो आंतरिक हो गई। बच्चे ने स्वयं से करके सीखा, बच्चे ने स्वयं खोज की, बच्चे ने स्वयं पाठ पढ़ा, तो वो उसकी खुद की इच्छा है, वो आंतरिक इच्छा है। जहां बच्चे को गिफ्ट, दंड, सजा, रेनफोर्समेंट अगर आ गया है एक तरीके से
तो वो क्या हो जाती है, बाह्य प्रेरणा हो जाती है। बाह्य प्रेरणा में इनाम की बात कर सकते हैं, अंक आ गया वर्ड, ये कीवर्ड है एक तरीके से। बाह्य प्रेरणा के लिए कीवर्ड क्या है, इनाम, अंक, प्रशंसा, डर, इस तरीके के अगर कीवर्ड आपको देखने को मिले तो आप बाह्य प्रेरणा इसको समझना। और आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है रुचि, आनंद, आत्मसंतोष, मतलब बच्चा आनंद में कर रहा है, रुचि से कर रहा है, खुद की स्वयं की इच्छा से कर रहा है, वो आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका जो इनाम है ये किस में आ जाएगा, बाह्य में आ जाएगा, आंतरिक में नहीं आएगा, ना सामाजिक और ना नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है। अब सर्वोच्च स्तर की बात हो रही है और वो भी किसके द्वारा, कोहल वर्ग के अनुसार हो रही है। तो इसमें हमारा पूर्व संक्रियात्मक परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों ये सही हो जाएगा, इस स्तर में व्यक्ति क्या होता है, वो नियमों से ऊपर, जैसे नियम है, रूल है, कुछ बनाए गए हैं समाज के लिए या लोगों के लिए, उनसे ऊपर नैतिक मूल्यों को रखने लगता है। ठीक है, तो ये स्तर हमारा कौन सा हो जाता है, उत्तर परंपरागत स्तर की बात हो रही है। हमें ध्यान देना होता है, इसमें क्या होता है, इस अगर इसकी जगह इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, न्याय, मानवाधिकार, अंतरात्मा, इस ये अगर कीवर्ड भी आ जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उत्तर परंपरागत स्तर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि शिक्षक कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय देता है, सॉरी, यदि कोई शिक्षक कमजोर छात्रों को अधिक समय देता है या एक्स्ट्रा क्लास देता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखो, अगर वो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक स्पेसिफिक, मतलब जो जिनमें क्या है, कमजोर बच्चे हैं और उनको अतिरिक्त समय दे रहा है, इसका मतलब है कि वैयक्तिक भिन्नता है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी बच्चों के साथ वो जो है वो समान व्यवहार नहीं कर रहा है, जबकि उसको क्या करना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, और ये समावेशी शिक्षा का आधार होता है, समान शिक्षा या समान अवसर देना। लेकिन जहां हम असमान तरीके से हो जाते हैं या अतिरिक्त समय एक किसी छात्र को देते हैं तो वो फिर समावेशी शिक्षा का अधिकार उसके अंतर्गत बात नहीं आती है, वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। समावेशी का हर बार एक क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं और वो बिल्कुल हर बार अलग तरीके से पूछा गया होता है। तो यही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोग बस इनको रिवाइज करिए और इनका स्तर थोड़ा हाई हो सकता है, थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो है वो समावेशी शिक्षा, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, कोहल वर्ग, व्योगास की, इन्हीं सब पे बनने हैं। तो वो हम लोगों को एक तरीके से अच्छे से अभ्यास करना है। अब समावेशी शिक्षा किसका समर्थन करती है, अभी बताया हमने, सभी बच्चों को समान विद्यालय में शिक्षा देना, यही तो बात करती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा जो है वो एडजस्ट द सिस्टम, मतलब सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉट द चाइल्ड, चाइल्ड को एडजस्ट नहीं करना है। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी है। दिव्यांग, सामान्य, वंचित सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं इसमें, तो समावेशी इज द राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसमें अगर हम अक्सर क्या देखते हैं, अगर हम देखें अलग विद्यालय की बात हो रही है, कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड की बात करें, कीवर्ड की बात करें, सेपरेट की बात आ जाए या अलग से विद्यालय, अलग से अलग से विद्यालय या अलग से कक्षा, अलग से पढ़ाई देने, अलग से ट्यूशन देने की बात हो रही है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहीं पर अलग लिखा है ना, केवल है समान पाठ्यक्रम सभी के लिए। ये पाठ्यक्रम समान हो सकता है सभी के लिए, लेकिन क्या होता है कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, समान पाठ्यक्रम सबके लिए नहीं होता है, सभी को समान, सभी को देखते हुए, सबकी वैयक्तिक भिन्नता और सबकी आयु को देखते हुए जो है वो पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में भाषाई बुद्धि वाला बच्चा कौन है या क्या है। तो गार्डनर के अनुसार अगर भाषा ही बुद्धि पूछ रहा है तो सबसे पहले जानते हैं भाषा, गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इनका मानना था कि कोई जी एक फैक्टर नहीं होता है इसके अंतर्गत,
इसके अंतर्गत एक फैक्टर नहीं होता है, इसके अंतर्गत कई फैक्टर होते हैं, अलग-अलग फैक्टर होते हैं। ये 8 से 9 बुद्धि के बारे में बात करते हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाए? भाषाई बुद्धि वाला बच्चा किसके अंतर्गत आएगा? शब्दों से खेलना, बोलना और लिखना। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शब्दों से खेलना पसंद करता है भाषाई। अगर वो भाषा कर रहा है, भाषाई बुद्धि उसके पास है, तो वो शब्दों मतलब कवि वगैरह जो देखे हैं आप लोग, वो कितना अच्छा एक तरीके से बोलते हैं या उनका क्या तरीका होता है, वो भाषा ही में बहुत उनकी भाषाई बुद्धि बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत अच्छी होती है। जैसे कहानी सुनाना, वाद-विवाद संवाद करना, लेखन, शब्दावली, तो इस तरीके में जब बच्चे ऐसे ऐसे बच्चों को लिखने बोलने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक परिवर्तन आता है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक सबसे स्थायी परिवर्तन कब आता है, इसकी बात हो रही है और सबसे जो स्थायी है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, स्थायी पूछ रहा है, तो वो परिपक्वता से तो आता है, ठीक है, अभ्यास से भी आ जाता है, लेकिन जो थकान से तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन अनुभव से सबसे अच्छा अगर हम माने, सबसे स्थायी परिवर्तन अगर हम माने, तो वो अधिगम जो है, वो अनुभव से आता है। लर्निंग क्या होती है? चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। आपके अनुभव के हिसाब से वो व्यवहार में बदलती रहती है, ठीक है? तो परिपक्वता मतलब अधिगम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप परिपक्व हो गए हैं, तो अधिगम हो गया। देखो परिपक्वता से आता है, लेकिन ये नहीं कोई कह सकता है कि आप परिपक्व हो गए हैं तो आपका स्थायी हो जाएगा। स्थायी वाली बात जो यहाँ हो रही है, उसके लिए सबसे सुटेबल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई बच्चा डर के कारण उत्तर देता है, तो अधिगम कैसा है? अब बच्चा डर रहा है और डर-डर के उत्तर दे रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो बच्चे के क्या कहते हैं, उसका स्थायी तो हम नहीं मानने वाले हैं कि अधिगम स्थायी होगा, अधिगम स्थायी नहीं है, क्योंकि बच्चा में अगर स्थायी अधिगम होगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, ठीक है? तो बच्चा जब रटता है और समझता नहीं है, तभी उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अस्थायी अधिगम है उसका, क्या है? अस्थायी अधिगम, ठीक? अब छात्र में हम अगर ऐसे देखें कि पॉजिटिव और चाइल्ड फ्रेंडली जो लर्निंग है उसको सपोर्ट करता है, तो हम कह सकते हैं अनुभव जो है वो पॉजिटिव एक तरीके से होता है, लेकिन अगर बच्चा डर के कर रहा है तो अधिगम कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? देखो अभी हमने बताया था संवेदी सेंसर मोटर स्टेज को कहते हैं हम लोग 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 6 वर्ष मान लीजिए ये होती है, फिर ये होती है 7 से 11 या 6 से 12 इस तरीके से भी, या फिर 11 से अधिक, 11 से ऊपर या अधिक मानते हैं किसको? औपचारिक अवस्था को। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व सीख जाता है, मतलब वो चीजें अगर उसके सामने से हटा दी जाए तो वो ये जानता है कि हाँ ये चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में नहीं जानता है, पर कुछ लास्ट टाइम 2 ईयर तक पहुंचते पहुंचते वो ये चीज पे अपनी कमांड कर लेता है। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें, बिल्कुल शुरुआत की, तो 0 से 2 वर्ष में बच्चे जो है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, सुनकर, सुनकर और देखकर, है ना? पकड़कर, इस तरीके से सीखते हैं। देखकर, ठीक? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो इसमें जो है बच्चा स्थायित्व क्योंकि यहाँ बढ़ जाता है, और फिर मूढ़ संक्रियात्मक की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो बच्चे में तार्किक चिंतन शुरू होता है, ठीक? इसकी बात करें। औपचारिक में अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन आता है, और इसमें आता है मूर्त में तर्क करना तो चालू कर देता है, लेकिन वस्तुओं को देखकर, वस्तु को देखकर, वस्तु देखकर सीख जो है स्थायित्व उसका थोड़ा तर्क करना शुरू कर देता है। ये पियाजे की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने बताया ये कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित नहीं करता है?
अगर हम बात करें सीखने को क्या प्रभावित नहीं करेगा? प्रेरणा। अगर हम प्रेरणा बच्चे को देंगे तो वो तो फिर उसको प्रभावित करेगी ना। परिपक्वता भी होती है, अभ्यास भी। त्वचा का रंग इसमें कोई खास वो दे रहा है ना, कोई नहीं। इससे क्या ही भाई, किसी का रंग काला है, गोरा है, सांवला है, इससे क्या हो जाएगा? ये सीखने के लिए तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं कारक, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव पूछा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी होती है? देखिए, अभी हमने बात की प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य प्रेरणा और एक आंतरिक प्रेरणा, और ये दो कुछ है नहीं। ठीक है, ये है दंड, लेकिन ये बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रेरणा नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ वो एक तरीके से प्रबलन के अंतर्गत आता है। ठीक, दंड दिया नहीं जाता है, वो एक तरीके से उसको लिखते हैं या बोलते हैं। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? इसके अंतर्गत ये सबसे प्रभावी प्रेरणा होती है जब आप खुद से, खुद की रुचि से सीखते हैं, तो वो अधिगम स्थायी होता है, स्ट्रांग होता है, और काफी, क्योंकि आप अनुभव के साथ सीखते हैं तो स्थायी तो होना ही है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा कितनी? देखो, आरटीई एक्ट जब लागू किया गया था तो उसमें बोल दिया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के, 12 नहीं 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की बात की गई थी आरटी एक्ट के अंतर्गत, कि इनको अधिकार है, इनको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण है? आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न एजुकेशन क्या कहती है हमारी? जो कहती है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात करता है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है, क्योंकि बच्चे स्वयं अगर खुद करके सीखेंगे तो उनका ज्ञान स्थायी रहेगा, और बच्चों को ध्यान में रख के ही पढ़ाना है। शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है, सुविधा दाता के रूप में होती है। ठीक है, परीक्षा केंद्रित कुछ नहीं होता है। पाठ्यक्रम को भी जो है, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं, पाठ्यक्रम को बच्चे के अनुसार रखना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।